All right, hi everyone, good morning. Hi Janmanjay, hi Divyansh, hi Rohan, hi Ajat Shatru, hi Jay. Good morning Pranay, good morning Nishit. All right. I'm doing well. I hope you guys are also doing good. इसके पहले किसका क्लास था? मैथ्स का या फिजिक्स का? मैथ्स का. राइट, गुड. कौन सा टॉपिक चल रहा है मैथ्स में? ट्रिगो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अच्छा, चलो गुड है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? एनीवन हु वुड वांट टू रिकैप? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिस्कशन किया था, करेक्ट. बोलो साहिब. सर हमने सबसे पहले वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिस्कशन किया था हाँ हाँ. और फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो कॉज और इफेक्ट की, अगर हमने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बढ़ाई तो फोटो करंट पे क्या होगा, वो सब का डिस्कशन किया था. करेक्ट. फिर वो प्रैक्टिकल और थियोरी ग्राफ बनाया था इंटेंसिटी और वेवलेंथ का. हाँ, और लास्ट में आपने एक सम दिया था कर. करेक्ट. राइट, तो वो सम काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन था. ठीक है. इट वुड रिक्वायर 10-15 minutes to actually explain and help you understand that question. ठीक है, सो मैंने उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ. अभी देखने के लिए नहीं है, बाद में देखना जब अलग से बैठे हुए हो क्लास में. अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, आई विल फिगर आउट उसका लिंक कहाँ पर है. आई थिंक यही वाला था. हाँ, बट एक बार, ओ नहीं, ये वाला है. ठीक है, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में. जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिया था आप लोगों को, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया मैंने, बाद में देखना, अभी नहीं. ठीक है, क्या आंसर है, कैसे सॉल्व किया, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा देखने के लिए. ठीक है, बट इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन. अगर आप सही से कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, नॉट जस्ट द आंसर, द एंटायर ग्राफ एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, वो आपको पूरा समझ में आना चाहिए. हाँ, बाकी एनी थियोरेटिकल डाउट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास? सर वो आंसर क्या था उसका, ए था कि सी था, वो डाउट. हाँ, ए ऑप्शन उसका आंसर. तो आप देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा उसका. बोलो दिशांत. Sir, I wanted to ask a doubt that you said that the kinetic energy does not depend upon the number of photons. Sir, but if the number of photons are increasing, the total energy will also increase, right? And if the work function remains the same, so greater energy will be imparted, right? सो ये आई थिंक आपने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन पूछा था, एंड दैट इज वेयर मैंने आपको बताया था that understanding was what wave theory of light had. ठीक है, that जो light है, जो energy है, वो continuously आ रही है.
ठीक है, तो अगर हम देते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया यूजिंग द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दैट ये जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज कमिंग इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का ही इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसा अपन ने इक्वेशन लिखा था ना कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन है कि एक फोटोन की एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी इज बीइंग यूज्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन to come out of the atom and the remaining energy is imparted as kinetic energy. अगर इस फोटोन के पास में sufficient energy नहीं है, ठीक है, if this photon is of lesser energy than the threshold, तो हम लोगों ने क्या बोला था, then ये इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को absorb नहीं करता है, this just passes through, there is no interaction. ठीक है, हाँ, समझ में आया दिशांत? आप खुद से अनम्यूट कर सकते हो अभी। यस सर। ठीक है, हाँ, बाकी किसी को कोई डाउट पूछना है? और सर हाँ Sir, but the Ke and frequency graph was with respect to a single electron, right? Not the entire system. हाँ, so it was a graph of Ke max versus frequency. हाँ sir, so even if the total kinetic energy of the electrons increase, उसके graph पे तो थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। नहीं, we are talking about that whatever the kinetic energy of electrons, उसमें जो maximum value होगी, that is something which we were plotting. So he had said कि if the number of photons increase, then the kinetic energy of the system will also increase, right? Because more electrons are moving. नहीं, आप देखो यहाँ पर मेटल प्लेट है, Yes sir. और 100 फोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 100 फोटॉन से मान लो आइडियल सिनेरियो 100 के 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। Yes sir. ठीक है, अब what Albert Einstein and his equations said that energy of this photon when used in two ways, तो जो kinetic energy है उसकी maximum value is as per this equation. In reality, the kinetic energy of these electrons can be between 0 and Ke max. हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी लूज। सर ये पता है सर मुझे। I was asking what was Dishant asking. Was he asking with respect to all of the electrons kinetic energy or with respect to one electron's kinetic energy? No, so his assumption of thought process दिशांत का जो था कि एक इलेक्ट्रॉन मल्टीपल फोटॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा ना। Oh अच्छा okay, got it. ठीक है, all right, so with that photoelectric effect experiment and its understanding and solving a significant number of questions on it, I hope आपको एक good enough subjective as well as numerical understanding develop हो गई है। और भी questions practice कराएंगे आपको as time progresses. I will be giving you more practice questions to help apply the concepts that we have learned in photoelectric effect. Now it is time to move on to the next topic at hand, which is Bohr's model of atom. Now, आज से 3 या 4 लेक्चर पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड्स मॉडल, इनफैक्ट आई थिंक 4-5 लेक्चर पहले रदरफोर्ड्स मॉडल डिस्कस किया था, and Rutherford had presented his model based upon the gold foil scattering experiment. Now, in many textbooks, आप लोगों ने immediately after studying Rutherford's model, you would have studied Bohr's model of atom. However,
when we are studying here in this class, we went in a chronological manner. We understood how the evolution from Rutherford's model to Bohr's model happened. And that required the help of quantum theory of light. जो ड्रॉबैक रदरफोर्ड की थ्योरी में हमें पढ़ने के लिए, हमें देखने के लिए मिला था, was based upon the wave theory of light. Right? That electron अगर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो it should continuously lose energy and then spiral onto the nucleus. However, that theory itself got challenged and a new understanding emerged, which was the quantum theory of light, that at small scale, when we observe, we find energy to be quantized. Based on that theory, based on that Rutherford's model, and खुद का भी कुछ दिमाग लगाया था नील्स बोर ने. He also did some calculations. He also presented some ideas. We are going to read them as postulates. Bohr presented his own model of atom, which we today study as Bohr's model of atom. A combination of all of this was still something theoretical, which Niels Bohr had worked out on paper, did some maths, and presented that this should be the model of atom. However, it is important for you to also realize that just theoretical work accept nahi karti thi scientific community. The scientific community required experimental evidence as well, which Niels Bohr did provide by explaining the spectrum of hydrogen atom. What is the spectrum of hydrogen atom? How Bohr's model explained it? ये सब आपको मैं एक बार Bohr's model पढ़ाऊंगा, उसके बाद में will show you these validation. That how Bohr's model became a widely accepted model of understanding atom, especially single electron atoms like hydrogen. ठीक है, so एक एक करके अब Bohr's model की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. रदरफोर्ड्स मॉडल क्या था ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है. क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड उसकी लर्निंग्स भी आप लोगों को पता है. So let's start with the postulates which Niels Bohr had presented based on his analysis. So the first postulate which Niels Bohr had presented is in the following manner. Electron revolves around the nucleus in not just any random orbit, but particular orbits only. These orbits can be called as shells or energy levels as well, because these orbits are governed by the concept of quantization of energy. Now, ये thought process कहाँ से आया नील्स बोर के दिमाग में? It can be directly linked to what quantum theory of light had talked about. Quantum theory of light ने कैसा बोला था? Quantum theory of light ने बोला, if you remember, that matter can emit or absorb energy in form of radiations. However, that energy absorbed or energy emitted is quantized. It isn't something which is any continuous value that can be emitted or absorbed. Matter emits or absorbs energy in form of discrete units, discrete packets.
जिसको हमने क्वांटा या फोटोन नाम दिया था. So that understanding Niels Bohr took over on a simple hydrogen atom. Niels Bohr said that hydrogen atom, ये भी मैटर ही है, ये भी जो एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब करता है, इट इज इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ओनली. दैट मीन्स जो भी एनर्जी लेवल के चेंजेस होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, एंड जो भी एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब हो रही होगी वो मोस्ट लाइकली इसलिए हो रही है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स देमसेल्व्स, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस नॉट जस्ट इन एनी रैंडम ऑर्बिट but only particular orbits with discrete energy levels. And as long as the electron is in those energy level, it neither loses energy nor gains energy, but when it jumps between those energy levels, ठीक है, those shells or energy levels as he gave the name, then corresponding to the gap between those energy levels, photons are emitted or absorbed. Okay, this was a postulate which Niels Bohr had created. He in fact did present mathematical calculations also, that what can be these orbits, what are these particular orbits in which the electron can be present around the nucleus. So we are not getting into the derivation of it. We are directly writing what Niels Bohr had presented. So he said that electrons particular orbits में रहेंगे और वो जो particular orbits हैं, they are going to be governed by the concept of quantization of energy and quantization of angular momentum. Now, after writing this, I am sure a lot of you would have this concern that what is angular momentum? Like we knew about momentum, it is mass into velocity, but what is this angular momentum? So of course, this term becomes clear to you when you study circular motion. ठीक है, अभी आप लोगों ने फिजिक्स में आई थिंक सिर्फ लीनियर मोशन ही स्टडी किया होगा. ठीक है, अभी 11th में तो इनफैक्ट वो भी नहीं शुरू हुआ है आपका, अभी तो आई थिंक वेक्टर्स कैलकुलस ही चल रहा है. बट बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ जूनियर क्लासेस, अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि v स्पीड के साथ में लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, इट इज मूविंग इन वन स्ट्रेट लाइन, तो व्हाट वी से इज दैट दिस ऑब्जेक्ट possesses linear momentum, and that linear momentum, इसको हम p सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू m इंटू v. इतना याद है आप लोगों को? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो जब आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, ठीक है, व्हेन से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, अराउंड अ सेंटर, then you will study about that circular motion. You will study about the concept of angular velocity या angular speed. And उसी के साथ में एक और प्रॉपर्टी फीचर करेगी called as angular momentum. ठीक है, अब angular momentum मैं आपके लिए डिराइव नहीं कर रहा हूं, ठीक है, I am just directly writing what angular momentum का फॉर्मूला is. It is m into v into r. ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v would be the tangential speed, r is the
radius of the orbit in which it is moving. तो जो angular momentum होता है of an object going in circular motion, it is represented by this symbol capital L and is written as m into v into r. So what Niels Bohr presented based on his calculations was something of this nature, that ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रैंडमली किसी भी ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसे ही ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हो सकता है जिनमें, ठीक है, मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एट सम r डिस्टेंस, ये इसका मास है एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड v. It can be present in only those orbits in which this angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, h is Planck's constant, pi is also a constant 22/7 या 3.14 something, उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है. ठीक है, थोड़ा और अगर मैं इसको विजुअली आपके सामने दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है, m stands for mass of electron, v stands for the tangential speed, r stands for the radius of orbit, h stands for Planck's constant, and the n value is the orbit number. It is going to be a natural number 1, 2, 3 or 4. So what Niels Bohr is trying to say is that electron will be present around the nucleus in circular motions, but not just in any random location. It can be present in only certain allowed orbits in which its angular momentum can be h upon 2 pi or 2 times h upon 2 pi or 3 times h upon 2 pi or 4 times h upon 2 pi or so on so forth. So this first postulate is called as the postulate of quantized angular momentum, that electron cannot be present in any random orbit. Only those orbits are allowed in which its angular momentum is a multiple of h upon 2 pi. ठीक है, हाँ, अब इस postulate में एक एक करके मैं डाउट डिस्कस करता हूं आपके. बोलो साहिल. बोलो गोपाल. No, sir, I forgot to lower my बोलो hand. कृति. So for proving this model, did he proved it scientifically or due to some? So जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए मैंने ये इंट्रोडक्शन आपको दिया था, दैट नील्स बोर ने रदरफोर्ड्स मॉडल का हेल्प लिया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का हेल्प लिया, एंड he also did his own math. He presented certain postulates. We are saying them as postulates because they were like on paper. Like बोर्स मॉडल में नील्स बोर ने सोचा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, and he did do the math for it and presented arguments like जैसा अभी मैंने आपको बताया, angular momentum should be a multiple of h upon 2 pi, but it was all on paper only. However, the reason behind Bohr's model becoming popular or Bohr's model getting its credit was that its results, जब हम लोग Bohr's model के results निकाल लेंगे, they helped in or they got experimentally validated also by this experiment called as atomic spectrum. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे उसने बोर्स मॉडल को वैलिडेट करा, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज पहले मैं आपको बोर्स मॉडल पढ़ाऊंगा, उसके रिजल्ट्स पढ़ाऊंगा, फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एंड देन हाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल, वो बताऊंगा. So sir, Bohr's model was based on Rutherford's model and quantum theory. Yeah. नेक्स्ट बोलो नचिकेत. सर बोलो नचिकेत, बोलो.
Sir, in the formula, it will directly become the orbital number now, because Planck's constant, and if we take h by 2 pi r, so h is 6.26 into 10 raised to minus 34, and 2 pi r, when we multiply 2 into 3.14, it becomes 6.28. So sir, won't they cancel out? नहीं, एक 6.626 है और एक 6.28 है, दोनों में अंतर है. So sir, we'll get the answer somewhat around 0 point something, na? हाँ. So sir, so sir, the answer will mostly be the, like, if we in the multiple choice question, we can just take the approximate, na? क्या फालतू डिस्कशन कर रहे हो? मतलब what is the meaning of all this putting value? Why aren't you focusing on the more important aspect that I am teaching? Sorry sir. h का वैल्यू, पाई का वैल्यू सबको पता है, वो वैल्यू डाल के क्या दिखाना चाह रहे हो? बोलो मानव. So, you said that it is governed on the concept of quantization. So, Bohr must have postulated that there is some fixed distance between two orbits, right? हाँ, so वही हम लोग अभी डिस्कवर करेंगे. Sir, so is there any experimental validation for the exact distance? हाँ, तो वही मैंने बताया ना, that the validation comes from the atomic spectrum experiment. बोलो अजिंक्य. तो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन एटम में when one electron jumps from one shell to another, photons emit होते हैं, वो मुझे समझा नहीं सर. हाँ, वो मैं अभी दोबारा reiterate करूंगा as the second postulate. वो second postulate ही है. Okay, thank you sir. बोलो दक्ष. Sir, I did not understand the last line of the first postulate. I understood the formula that you told. The last line I could not. The last line is that these orbits are such that they follow this equation. That Achha, so that equation means the concept of quantization. That is. Okay, sir. That angular momentum of the electron has to be a multiple of h upon 2 pi. मतलब कोई रैंडम प्लेस नहीं होगा, सिर्फ वो फॉर्मूला के बेस पे होगा. करेक्ट. ओके सर. ठीक है. सो ये पहला पोस्टुलेट था. सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे नोटिस करना. सेकंड पोस्टुलेट इज related to that energy का discussion which I spoke some time back, that as long as the electron revolves in a particular orbit, it neither loses energy nor gains energy. Okay, so if I talk about the allowed orbits, that nucleus के around, there can be only certain allowed orbits in which electron can be present. So these allowed orbits are associated with a particular energy level. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम n equal to 1 भी बोलते हैं या फिर k शेल भी बोलते हैं. इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगा, से E1. ठीक है. अराउंड द न्यूक्लियस the electron can be present in another orbit. ठीक है, can be present. इसको हम लोग n equal to 2 या L shell बोल रहे हैं. एंड इस ऑर्बिट का भी एक कोई पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होगा, से E2. एंड so on so forth. As long as the electron is revolving in that orbit, it has that particular amount of energy associated with it. Now नोटिस करना. ठीक है, ये मैं आपको वैसे बाद में प्रूव करके बताऊंगा. लोअर ऑर्बिट विल हैव लोअर एनर्जी, हायर ऑर्बिट विल हैव हायर एनर्जी. ठीक है, सो ये E1, E2, E3 विल बी इन दिस ऑर्डर. ये मैं बाद में प्रूव करके बताऊंगा. सो व्हाट नील्स बोर सेज इज, यहाँ पे नोटिस करना, दैट
when we talk about the electron, when we talk about the matter, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने जैसा बोला that matter emits or absorbs radiation or energy in form of radiation in discrete units, तो उसके लिए एक्सप्लेन करते हुए नील्स बोर ने बोला दैट ये जो एनर्जी का अब्सॉर्प्शन या एमिशन हो रहा है, इट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, इट अब्सॉर्ब्स और emits energy in form of a photon, and that corresponds, that energy of photon corresponds to the energy gap between the concerned orbits. So if, let's say, the electron is present in a lower energy orbit, say n equal to 1, then it can undergo excitation. What is excitation? Jumping to a higher energy orbit. Say n equal to 2 में jump कर रहा है. So for this to happen, यहाँ पर notice करना, the electron will absorb energy because it needs to go from lower energy to higher energy orbit, and the energy absorbed will be equal to the energy gap between the concerned orbits. So जो ये energy of photon रहेगा, which the electron is going to absorb, is going to be equal to the energy gap E2 minus E1. ठीक है, and जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, E2 is more than E1, right? So this change in energy delta E comes with a positive sign, and that positive sign means that it is the energy absorbed. ठीक है, similarly, notice करना, the electron can undergo a phenomena of de-excitation. इसमें क्या होगा? इसमें the matter or the atom is going to emit energy in form of photon. The energy of the photon that will be emitted will again correspond to the energy gap between the concerned orbits. The orbits जिनके बीच में electron jump कर रहा है, de-excite हो रहा है. ठीक है, so the energy of photon will be equal to delta E. Delta is always written as final minus initial. ठीक है, ये जो delta symbol है, this represents change. Change is always written as final minus initial. Final क्या है? E1. That is the energy level to which the electron is going. Initial क्या था? E2. Right? And since you know that E2 is more than E1, तो यहाँ पर ये delta E का साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव. तो क्या इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ फोटोन नेगेटिव होगा? नो सर. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, that negative sign just implies the fact that it is energy released. ठीक है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है तो you just focus on the magnitude. ठीक है, so this was the important postulate which Niels Bohr had presented about how the electron would be present around the atom. ठीक है, हाँ, पूछो इसमें एक एक करके doubts. बोलो गोपाल. So over here, if the electron say requires 1 electron volt to jump from E1 to E2, but the photon that you provide has say an energy of 3 electron volts, so then will that become kinetic energy, the extra energy? Well, we are going to answer that question. ठीक है, and to be able to give your answer to that question, it depends. ठीक है, what factors will it depend upon, वो मैं आपको थोड़ी सी देर में समझा दूंगा. ठीक है, थोड़ा सा वेट करो. Okay, sir, thank you. बोलो सम्यक. So for excitation to occur, the frequency should always be less than frequency threshold frequency. नहीं, यहाँ पर as you can see, what is happening is
नील्स बोर ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को यूज करते हुए क्या समझाने की कोशिश करी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने बोला दैट व्हेन वी लुक एट मैटर, what we are observing from quantum theory of light perspective is that this matter is emitting or absorbing radiation, but not any random values. ठीक है? It is emitting or absorbing radiation in discrete units called as photons, right? So taking that into account, Niels Bohr said that if I take the example of the simplest matter that I can think of, that is hydrogen atom, it is also emitting or absorbing energy in form of radiation, in form of particular energy photons. Okay? Not any random values, not any continuous values. This observation can be explained or can be thought of why to be happening is because inside the hydrogen atom, the electron isn't going to have any random value around the nucleus. It is going to possess only certain allowed values of energy. And when the electron jumps between these allowed values, these particular values, then corresponding to these particular values, there are particular energy gaps. And corresponding to those particular energy gaps, photons are going to be emitted or absorbed. समझ में आया? Yes, sir. बोलो कृति. Sir, you have written as long as an electron revolves in a particular orbit, it neither loses or nor gains energy. So, sir, the electron is revolving at a uniform speed or is it accelerating? Speed is uniform, but because the direction is changing, the velocity is also inclusive of magnitude and direction, we say that it is under acceleration. ठीक है? And वो concept of angular acceleration जो होता है, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे जब आप circular motion पढ़ोगे. So, sir, while it's accelerating, how is the energy constant like? हाँ, वही तो wave theory of light ने बोला था. Right? You are trying to refer to that theory, no? Yeah. अब wave theory of light के बारे में हमें क्या पता पड़ा? That it was a good theory explaining, helping us understand things at a macroscopic scale. But when you enter into this small scale world at an atomic level, subatomic level, the concepts of physics, the laws are governed differently. Okay? That is the segregation between classical physics and quantum physics. Right? So the wave theory of light corresponds to the classical physics era. Whereas the quantum theory of light is the new way of understanding of how things are happening at a small scale. ठीक है? तो जो वो पुराना explanation था, which was a drawback in Rutherford's model, that seemed to be holding true at a larger scale, but at an atomic scale, subatomic scale, things behave differently, and that's why this new understanding in form of the quantum science emerged. So, sir, still it's not proven like why the energy is constant or? No, it is proven ना. जब हम लोग अब ये postulate का experimental validation देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा that yes, this theory is what experiments are also telling us. Okay, sir, got it. बोलो राधा.
Sir, when an electron jumps from one orbit to another, will it become stable or will it be in another different state? So these are the allowed states around the nucleus. These are the allowed states or allowed energy levels in which the electron can be present. ठीक है? Naturally, the electron would like to stay in the lowest energy state. What is that lowest energy state? The first orbit. जैसे मैंने आपको बताया ना, E1 is less than E2 is less than E3. ठीक है? But if you provide it energy, ठीक है, कैसे कैसे आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो? आप उस पर रेडिएशन स्ट्राइक कर सकते हो, आप उसको हीट अप कर सकते हो, आप उसको किसी और पार्टिकल से कोलाइड करवा सकते हो. Then it may happen that this electron can either jump onto next higher energy levels, जिसको हम excitation बोल रहे हैं, or it may even come out of the electron if the energy provided is high enough, जिसको हम ionization बोलते हैं. सर, सो आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स को डीएक्साइड होने में मतलब लाइक एनर्जी once the electrons excite, ठीक है, they go from higher energy, lower energy level to higher energy level, then they can de-excite back also. ठीक है, because higher energy में रहना वो प्रेफर नहीं करेंगे ना. एक तो केस है कि बाहर ही निकल गया, ठीक है, एक तो केस है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, इट बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन. बट लेट्स से अगर आयोनाइज नहीं हुआ, सिर्फ एक्साइट हुआ, ठीक है, देन द इलेक्ट्रॉन कैन de-excite by losing energy in form of photons. ठीक है, जिसको हम लोग ये de-excitation का फिनोमेना कह रहे हैं. ठीक है. So sir, is photocurrent a cause of ionization? फोटो करंट में क्या हो रहा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जो रेडिएशन थ्रो कर रहे थे वो इतनी एनर्जी का थ्रो कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाए. Okay sir. So the radiation which we are that bombarding on that atom in that photoelectric effect, it doesn't have to be I mean between that visible radiation, right? It can be anything like gamma, X-ray, radio waves or anything, right? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. So nuclear हाँ बोलो. So nuclear pole से is the required energy को फर्क पड़ता है क्या jumping के लिए of the electron? हाँ, मतलब of course the attraction power of the nucleus governs what these energy levels are going to be. So jumping in will be more easier than jumping out, right? Jumping out means absorbing energy. Na? You are going from lower energy to higher energy, so you would need to absorb energy. Right? Okay, so okay. So हाँ, बोलो गोपाल. So आपने अभी बोला कि for photoelectric effect ionization happens. So then how does the work function remain constant? Because then electrons that are at further energy levels, they will have to absorb a lesser amount of energy, right, to exit the atom. Work function का definition was the minimum amount of energy that is required to eject the electrons. Okay. ठीक है. अभी यहाँ पर जो बोर्स मॉडल का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है. That will help us understand things more clearly and in a simple manner. Now, based on these postulates, ठीक है, जो नील्स बोर ने प्रेजेंट किए थे, Niels Bohr was able to do calculations on paper to give results of what the atom का structure should be. ठीक है. In fact, Niels Bohr ने जैसा बोला
कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा in not just any random orbit but only certain allowed orbits. Based on his calculation, Niels Bohr was also able to give values of what the radius of these orbits would be, how much would be the speed of electrons in those orbits, what would be the energy associated with electrons would be in those orbits. These are called as the mathematical results of Bohr's model of atom. Now, I will first write down the results for you because they are more important and something that you need to remember. Then I'll also talk about its derivation, but that derivation you will have to kind of take with a pinch of salt because it would use certain concepts जो आपने पढ़े हुए नहीं है. ठीक है, सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं. The results are as follows. According to Niels Bohr, only particular orbits are allowed. So what can be the radius of those allowed orbits? He came up with the calculation that the radius of the allowed orbits can be written as 0.529 into n square upon z, where n represents the orbit number. It can be 1, 2, 3, 4 going on. And z will be the atomic number of the single electron species. अगर हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, हीलियम प्लस है तो z का वैल्यू 2 हो जाएगा, and so on so forth. And this result is in the units of angstrom. ठीक है, unit of length 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meter. This was the first result. Then he also, ठीक है, जैसे for example if you were to calculate that what would be radius of the second shell or the second orbit of helium plus, so you can simply put the value of n and z and come up with the answer. The second result which Niels Bohr presented was the result of speed of electron in the nth orbit. This is called as the tangential speed. The formula or the result which he came up with was that this speed of electron is 2.16 into 10 raised to the power of 16 multiplied by z upon n. So 16 or 6? 2.16 into 10 की power 6 into z upon n meter per second. Z is the atomic number, n is the orbit number. Right. So again, if you need to calculate the value for say the speed of electron in the first orbit of hydrogen, you just need to put n as 1 and z as 1. Okay. Then there was a third result which was related to the energy of electron present in an orbit. And this value is equal to minus 13.6 into z square by n square in the units of electron volt, EV. Now, by looking at this expression, you might definitely have the first doubt in your head that, sir, what is this negative energy? ये तो मतलब negative sign तो समझ में नहीं आया. ठीक है, so ये negative sign का meaning या interpretation क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में समझाता हूँ when we will be actually doing the calculations of it, what it would mean. अभी के लिए ये 3 important results हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं. ठीक है, in fact let me zoom it out and
take a screenshot because I might ask you to do calculations based on these results. ठीक है, radius and speed curve, take a screenshot, and also the energy associated. ठीक है, let me in fact थोड़ा बड़ा zoom out कर लेता हूं. ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं that how did Niels Bohr came up with these results. What was his mathematical understanding and calculation? Now, the mathematical calculations are quite easy, quite simple, something which you would be able to do by yourself in a matter of minutes in 12th class. क्योंकि 12th class के बाद में आप सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, तो देन इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू. अभी के लिए आई एम गोइंग टू शो द प्रूफ. ठीक है, बट दैट प्रूफ इज समथिंग जो आपको शायद समझ में ना आए, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सर्टेन इक्वेशंस डायरेक्टली विदाउट टीचिंग दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ दीज अबव रिजल्ट्स. सो यू हैव से अ न्यूक्लियस, ठीक है, and an electron revolving around it. What is the charge of the nucleus? It is Z into E. Z will represent the number of protons and E is the charge of each proton. Electron का charge कितना रहेगा? It will be minus E, minus 1.6 into 10 की power minus 19 coulombs. Mass of electron is also something that you would know. ठीक है, उसको मैं m से represent कर रहा हूं यहाँ पर. Say this electron is present in some nth orbit, ठीक है, which is at a distance r from the nucleus, and the speed of the electron is represented by this symbol v. Now, one equation which we have taken directly from the postulates that relates these variables is angular momentum, that is mvr, is equal to an integral multiple of h upon 2 pi, that is n times h upon 2 pi, where n will be the orbit number. The second equation is again something which you will have to just take my word for it. It's a force balance equation acting on this electron. इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, राइट? एक तो अट्रैक्टिव पुल ऑफ द न्यूक्लियस, and the second is a pseudo force called as centrifugal force that is acting outwards. Both of them are equal and opposite to each other, resulting in a uniform circular motion of electron. अगर इनमें से कोई भी एक कम या ज्यादा होगा तो then electron will not be present in a stable manner revolving around a center point. Because the electron is present in a stable manner, so we can write down that these forces balance each other. Now, अब आपको ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना आता है, ना आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना आता है. ठीक है, अगर मैं आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने के लिए बोलूं तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स तो लिखना जानते हो. क्यों जानते हो? ये सर पढ़ा हुआ है ना जूनियर क्लासेस में. यस सर. इनटू जी करके ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना सीखा है आपने, राइट? बट अगर मैं आपको बोलूंगा सर्कुलर मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है
या मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, तो ये सब आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो इनका एक्सप्रेशन अभी आपके लिए isn't something that you would know. However, I'll still go ahead and write them over here just for the sake of note making purposes, ताकि फ्यूचर में जब आप दोबारा रिवाइज रिकैप करो इन नोट्स को तो यू विल बी लाइक कि अच्छा हाँ हाँ ये तो ऑब्वियस है, ऐसे ही लिखेंगे once you study these forces. So जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लिखा जाता है K. K is a electrostatic force constant into Q1. This is the charge of the nucleus into Q2. This is the charge of the electron divided by R square, the distance between the two charges. It is in fact analogous to जो आप लोगों ने gravitation में पढ़ा होगा, right? ये वाला फॉर्मूला आपने gravitation में पढ़ा होगा ना ऐसे? हाँ सर, सेम है। तो उसी लाइंस पे रहता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्ट्स, एंड उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो वैसे ही आप 12th क्लास में पढ़ोगे चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्ट्स, एंड उनकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होती है। तो वो सब स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग आपको बताई जाएगी। अभी के लिए आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट जर्नी, आई एम डायरेक्टली राइटिंग दैट इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा जाता है। कैपिटल K इज अ कांस्टेंट, Z into E is charge of nucleus and minus E is the charge of the electron. R is the distance between them. ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में भी, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, वो मैंने अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया है। हाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिराइव्ड, ये सब बेसिक्स आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाते हुए बताएंगे। अभी मैंने सिर्फ डायरेक्टली ये लिख दिया है mv² r, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अब आफ्टर राइटिंग दूस टू इक्वेशंस, अब मैं आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगा किस तरीके से आप नोटिस करना इन दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। If you will notice, there are two unknowns. One is R and one is V. बाकी सब क्वांटिटीज के बारे में हमें आइडिया है और we can take values of. तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स आपके सामने हैं। क्या आप सब्स्टिट्यूशन करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे R का एक्सप्रेशन और V का एक्सप्रेशन निकाल के दिखा सकते हो? इतनी मैथ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। हाँ सर। चलो करो फिर। सर आप जरा लास्ट 2 मिनट का वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मैं जरा लॉग आउट हो गया था इंटरनेट की वजह से। नहीं, मैंने बस इतना बताया था दैट ये जो सेकेंड इक्वेशन हम लिखी है दैट इज अ फोर्स बैलेंस इक्वेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। एंड ये जो फोर्स के एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं बिकॉज आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए नहीं हैं। अरे क्या कर रहे हो आर्यन? आर को वी के टर्म्स में नहीं निकालना ना, आर को अलग निकालना है, वी को अलग निकालना है, तभी तो उसके ही तो सॉल्विंग कहेंगे ना। इन टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दोगे उसको थोड़ा सॉल्विंग कहते हैं।
तुम कैसे पास हो गए 10th क्लास से 11th क्लास? I need you to write R. हाँ वही गड़बड़ है, एग्जाम ही नहीं हुआ तुम लोगों का। R अलग से निकाल के दिखाओ, ठीक है? ये मत करो यार, तुम क्या हरकतें कर रहे हो। लाइक सो आई हैव गॉट एन आंसर सर, यहाँ से मिल रहा है R इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन MV। अरे राजा, मुझे V के टर्म्स में नहीं निकालना ना R, वो सॉल्विंग थोड़ी ना हुई। I have to substitute V from the second equation such that I get a result of what R is or what V is. कैसे इतना टैलेंट लेके आते हो यार लोग? ठीक है, मॉड वैल्यू ले लेना। ये मॉड में बेसिकली ये ई का माइनस साइन हटा देना, ठीक है? बिकॉज ये जो नेगेटिव साइन है वो एक्चुअली डिनोट करता है दैट द फोर्स विल बी एक्टिंग along the line joining the charges, ठीक है? वो नेगेटिव साइन बेसिकली डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आप वो नेगेटिव साइन एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट इक्वेट द मैग्नीट्यूड्स। आदित्य एंड कृति, आप दोनों ने सही आंसर दिया है, बाकी गड़बड़ है। हाँ, कह रहे हो आपने भी ठीक दिया है। नहीं अजिंक्य, नहीं ध्रुव, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, आपने किसका आंसर दिया ये? हाँ ठीक है। आई होप इतनी बेसिक मैथ सब कर पा रहे हैं। Okay, so when you substitute, ठीक है, 1 and 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये V का एक्सप्रेशन और ये R का एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। अगर ये आपका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं कुछ गड़बड़ करी है। तो आई वुड रेकमेंड दैट आप फिगर आउट करो आपने क्या गड़बड़ करी है, बिकॉज मैं तो नहीं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? अगर वो दो इक्वेशंस आप सॉल्व नहीं कर पाए हो तो थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा स्ट्रगल करो। This is what the expression of V and R should come out to be. ठीक है, कुछ ही बच्चों का आ पाया है, बाकी बच्चों का नहीं आ पाया है, is because they aren't able to solve it properly. I expect such solving to be done by students themselves. हाँ बोलो। So it's 0.529, it came from the upper equation. हाँ हाँ, अभी तो ये एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए, फिर ये वैल्यूज मैं बताता हूँ कैसे आती हैं, ठीक है? इतना पार्ट मैच करना चाहिए एक्सप्रेशन जो है। आ पा रहा है? किसी को डाउट है इसमें कि एक्सप्रेशन कैसे आया? सर हाँ सर एंगस्ट्रॉम तो वेवलेंथ के लिए था ना सिर्फ?
नहीं नहीं, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। तो अब वो डिस्टेंस का यूनिट है ना, अब वो रेडियस हो या वेवलेंथ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सर ओके सर। ठीक है, तो अब जब आप ये, हाँ सर एक डाउट था मेरे को सर, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के लिए सब कुछ सेम होगा? हाँ, अभी के लिए सब कुछ सेम होगा। ओके सर। नाउ अब आप यहाँ पे नोटिस करना दैट आफ्टर यू गेट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि अपने आप में इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू रिमेंबर एक्सप्रेशन, बट आप नोटिस करोगे इसमें जैसे 2 पाई के ई एच, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, सो इफ यू नोटिस जो k है, दैट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट परमिएटिविटी ऑफ वैक्यूम, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बट इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे आपने ग्रेविटेशन का फोर्स का कांस्टेंट पढ़ा हुआ है ना, कैपिटल जी, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो k का वैल्यू आपको पता है। ठीक है, 2 पाई, ये तो वैल्यूज पता ही है। E का वैल्यू दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्री चार्ज, ये भी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। H प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको पता है, कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू? 6.6 to 6.6 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं। ठीक है, नाउ व्हेन यू पुट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है, z बाय n आप अलग कर लो, बिकॉज z और n वैल्यू वो तो डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑर्बिट के लिए और कौन से एटम के लिए सॉल्व कर रहे हो। उनको आप अलग कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ v एज 2.16 इंटू 10⁶ इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड। एंड इसी तरीके से जो r का एक्सप्रेशन है आप उसको भी सिंप्लीफाई कर लोगे, ये h पाई m k e इन सब का वैल्यू डाल दोगे यहाँ पर, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये डेरिवेशन अभी आपको याद नहीं रहे इज एब्सोल्युटली ओके, बट ट्रस्ट मी, once you study these concepts in physics it will be less than 2 minutes derivation for you। 2 मिनट के अंदर आप ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकाल पाओगे। ठीक है, now having understood these results, let me take you through certain basic questions about the results of Bohr's model. Some of the basic questions, like ultra basic questions that you can see, is direct substitution of values in the formula. Okay, so if I ask you something like this, what will be the radius of the first orbit of helium plus? You are like, ठीक है, ये फॉर्मूला है रेडियस का, इसमें n का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2 डाल देने का, एंड मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। दिस इज टू सिंपल टू बी आस्क्ड। थोड़ा सा अब इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करी जाती है। कैसे आप नोटिस करोगे, क्वेश्चन लाइक दिस, maybe you want to take an attempt before I discuss the answer. Try करो। Yes sir. Yes sir.
सर जो आपने ऊपर डेरिवेशन लिखे वो सब हमको नोट्स में बाद में लिखने हैं। हाँ ओके सर। सर हम्म। हाइड्रोजन में तो सेकंड ऑर्बिट होता ही नहीं है। देखो अलाउड ऑर्बिट है वो, नेचुरली इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, बट if given energy it can jump into those energy levels. ओके सर। Sir done. ऑलराइट, तो क्या है आंसर? 2x. 2x इज द करेक्ट आंसर। कैसे सोचना है अब इसमें? Substitute. हाँ पर z की वैल्यू चेंज हो गई तो हाँ इसलिए 2x हो गया। हाँ, सो कैसे आप यहाँ पे देखो अब आंसर को, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लॉइट दिस प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, आपको अब डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो 0.529 कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं है, आप बस ये प्रोपोर्शनैलिटी ऑब्जर्व करो, दैट r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। सो अगर मैं दो केसेस का रेशियो लेता हूँ तो the ratio of their r will be equal to n square by z of case 1 upon n square by z of case 2। जो भी proportionality constant है वो कट जाएंगे। केस 1 क्या है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, यानी कि n का वैल्यू 2 और z का वैल्यू भी 2। सेकेंड केस क्या है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि n का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये जो रेडियस दिया हुआ है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो अननोन है, वो मुझे निकालना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन एज 2x। कैसे सॉल्व किया समझ में आया? यस सर। ऑलराइट, नाउ एक और क्वेश्चन ट्राई करो।
Sir, done. So done. Yes, sir. हाँ, क्या आ रहा है आंसर? R by 9. R by 9. R by 9. Carbon. R by 9. Okay, let's see. Yes. The radius will come out to be R by 18, but the diameter will come out to be R by 9. ठीक है, words ध्यान से read करना question के diameter पूछा है. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कैसे लाए आंसर? No sir. No sir. ठीक, एक और क्वेश्चन ट्राई करो. Sir, why have you put the euro sign over there? मैंने नहीं डाला, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है. अच्छा, ओके. यूरो की जगह कद्दू लिखना है, कद्दू लिखता, आई डोंट माइंड. ओके. आंसर इन टर्म्स ऑफ सर एक बार वो V वाला एक्सप्रेशन क्या था? सर एक्चुअली दिख नहीं रहा है तो थोड़ा स्क्रॉल हो सकता है. V वाला एक्सप्रेशन था that V was directly proportional to Z by N. ठीक है, V was equal to 2.16 into 10 की पावर 6 into Z by N मीटर पर सेकेंड. ठीक है, वो यूज करा है यहाँ पे. अभी ट्राई करो. सर जो एनर्जी हमें h/2π से मिलती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना? नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो मैंने पढ़ाई है ना, आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ. अच्छा, ओके सर. सर आ गया. सर आ गया. ऑलराइट, कितना आ रहा है आंसर? 12 euro. 12 euro. 12. नॉट करेक्ट. सर 36 आएगा. 144. The answer is 144 euro. Sir, can you solve this one, please? देखो किस तरीके से. काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है. That means the kinetic energy is proportional to v square. And जैसा मैंने आपको बताया that v is proportional to z by n. तो जो kinetic energy है that came out to be proportional to z square by n square. Right? So if I was to compare these two cases, kinetic energy of case A upon kinetic energy of case B,
it will be z square by n square of case A upon z square by n square of case B. Right? So first case कैसा है, fourth orbit of hydrogen, यानी कि z का वैल्यू 1, n का वैल्यू 4. एंड सेकेंड केस क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, यानी कि n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3. ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 1/144 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू योर ए वाला केस का यूरो अपॉन अननोन, तो अननोन कम्स आउट टू बी 144 यूरो. अरे सर हमने 12 यूरो निकाला, वो वी का निकाला, वो इसका नहीं वेलोसिटी निकाला, काइनेटिक एनर्जी का कंफ्यूज हो गया. ठीक है, दैट केयरलेस मिस्टेक्स होती हैं, बट दोज आर द लर्निंग्स. So there was a formula of minus 13.6 into z square by n square. Why don't we use that? वो टोटल एनर्जी का था. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, निकलवाऊंगा, थोड़े टाइम बाद करवाऊंगा, बट you will be able to use that as well. So will this be positive or negative? Because that one was negative. हाँ, वो तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना. Oh, I was talking about that formula then. हाँ, वो तो आपने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लिया होगा. Sir, here they are asking the kinetic energy of one electron of Li in the first orbit. Yes. थोड़ा स्क्रॉल डाउन. हाँ, ये वाला क्वेश्चन अब ट्राई करो. ठीक है, ये थोड़ा और ट्रिकी है, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैंने और बढ़ा दिया है. सी इफ यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस. So can you check? I wrote the answer in the chat. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का सही आ रहा है, कुछ का गड़बड़ आ रहा है.
Sir, done. All right. So the correct answer is T/9. कैसे आ रहा है T/9? अब इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसमें आपको ऐसे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है. नाउ द थिंग इज दैट ये तो मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया नहीं. That what is time period of revolution. This would require you to use a bit of your thought process. That time taken is distance upon speed. ठीक है, एक revolution का distance हो जाएगा 2πr and speed is v. So this was the extra thought जो आप खुद से दे पाते तो बहुत अच्छा रहता. ठीक है, बिकॉज मैंने ये डायरेक्टली पढ़ाया नहीं, बट ये एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ये तो आता ही होगा. सो ये क्लिक करना इज समथिंग व्हिच वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस. Sir, I got the answer, but when you had written the formula, you had said v is equal to the angular velocity. So is angular velocity equal to the speed of the electron? V is not the angular velocity. I have always written V as the tangential speed. Tangential speed, sorry, sir. So is that the same as the speed as it's moving in the circular path? Yes. Okay, sir. Now, having seen this, अब आप notice करो R is proportional to n square by z and V is proportional to z by n. तो उसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. I get time period is proportional to n cube by z square. And that is then I use for case 1 and case 2. Substitute the appropriate n and z. And then I get my answer as T/9. जिस इसका आंसर मैच नहीं करा, आप लोगों को समझ में आया कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. जिसने आंसर ही नहीं करा, आप लोगों को समझ में आया that how you have to do it? Yes. Sure. All right then. आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. ठीक है, we have reached the end of our time for the class today. हाँ, और है क्वेश्चंस. मतलब इसमें मैंने एक क्वेश्चन और था एक्चुअली. इट वाज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. चाहिए तो निकाल के दिखाओ. ये वाला कर लो. हाँ सर, निकालते हैं. इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. इट इज नॉट दैट प्रिटी. गंदी सी कैलकुलेशन है, बट सी इफ यू आर एबल टू गेट इट. So frequency of revolution is time period, right? सर फ्रीक्वेंसी तो 1 बाय टाइम पीरियड होता है ना. बिल्कुल. सर वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है. बड़ी आएगी. अराउंड 6.5 into 10 की पावर 17 हर्ट्ज. कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी.
सर ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जेई में? नहीं नहीं, मतलब आपको थोड़ा अच्छा डेटा मिल जाएगा. दिस इज जस्ट वन ऑफ सच क्वेश्चंस. ठीक है, कैसे करना है इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग है. एक रेवोल्यूशन लेने में टी टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जिसे हम कहते हैं. तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, विच यू ऑलरेडी न्यू. टाइम पीरियड हमने ऊपर लिखा था वाज 2 पाई आर अपॉन वी, तो ये वी ऊपर चला गया और 2 पाई आर नीचे आ गया. अब आपने हाइड्रोजन के लिए वी और आर दोनों लिख लिया. फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, you substitute the value of z and n and you get the answer of what frequency is. सब ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट करना. ठीक है, वो एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखना. ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, वंस यू डू दैट करेक्टली, ये मीटर पर सेकंड में था और ये एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में कन्वर्ट करा, तो फिर आपका आंसर पर सेकंड या हर्ट्ज में आएगा ऐसा यूनिट्स में. ठीक है, अभी समझ में? ओके सर. यस सर. चलो ठीक है. सर होमवर्क क्या? होमवर्क क्या? हाँ, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ आपको. यस सर. ओके. हाय सर, थैंक यू. सर आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ बोलो. सर ऊपर 1 मिनट जा सकते हैं, जहाँ पे आपने रूथरफोर्ड का कुछ तो लिखा था. हाँ, there you had said the Rutherford's model based on wave theory. Sir, you can explain that. How is it based on wave theory? Because he had done with alpha experiment. No? ऐसा तो नहीं बोला मैंने. अच्छा, तो it's not like that, no? नहीं. अच्छा. And sir, 1 minute, what does energy of an electron mean? वो नीचे एक फॉर्मूला दिए थे ना. हाँ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल आउट करूंगा. आज मैंने जैसे रेडियस और स्पीड की डिटेल आउट करी है चीजें. हाँ, क्लास में मैं एनर्जी का डिस्कशन डिटेल आउट करूंगा. because I did not understand what exactly energy of an electron means. Charge तो हमको पता. And sir, when an electron de-excites, then like in what form it releases energy? Photon. Like, but it's the fundamental unit ना इलेक्ट्रॉन. तो फिर फोटोन कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में? हाँ. अच्छा, ओके. एंड some sir, and even when we do the flame test, वहाँ पे कभी कभी orange, red, those flames come ना, it is because the electrons get excited and de-excited. Yes. Okay sir. Sir, and I have a question from the notes you had given earlier. I can ask you. Sir, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में why was the wave theory not able to explain that experiment? That part I did not understand. Because वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, हाँ, तो एनर्जी बढ़ जाती है. So but intensity is energy by area unit time. तो इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है. हाँ. तो फिर इवन जो कम फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन्स थे, या कम फ्रीक्वेंसी लाइट थी, आई शुड से, नॉट फोटॉन्स बट लाइट जो थी, दैट शुड हैव बीन एबल टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. Sir, but I did not understand this equation you had written when you were explaining. You had written intensity of light is directly proportional to energy of light. Sir, but intensity itself is only energy by area unit time. Then how is that equation right? Derived नहीं है, वो definition है. Intensity is defined as energy per unit area per unit time. That I understood, but how is intensity proportional to energy? जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा. दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम ना. अच्छा, if you keep area and time constant, that is. Yeah. Okay sir. So and प्रोपोर्शनलिटी से ही फॉर्मूला निकाला ना, पहले प्रोपोर्शनल था इसलिए फॉर्मूला. हाँ सर, और मैंने जो आपने सॉल्व किए थे क्वेश्चन, मैंने उनको रीट्राई किया था. मुझे 6 वाले में अभी भी एक डाउट है. आप वहाँ पे जा सकते हो. डीडीपी का कौन सा था 6th वाला क्वेश्चन? डीडीपी, वी डिड इट लास्ट क्लास. हाँ, रीड आउट करो. वन सेकंड, आई डोंट हैव वन. सर 1 सेकंड. डीपीपी 13 आपने एक भेजी.
हाँ वो VDP का, हाँ, a photon of 300 nanometer absorbed by a gas and then it re-emits 2 photons and attains the same initial energy level. One re-emitted photon is wavelength 500 nanometer. Calculate the wavelength of the other photon re-emitted out. तो इसमें बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है. Yes. जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, हाँ, वो एक फोटोन hc by lambda के फॉर्म में हो रही है. Yes. जो एनर्जी एमिट हो रही है वो उसके बराबर होगी, बट वो 2 फोटॉन्स के फॉर्म में है. अच्छा, तो those photons को sum up करके we should get the original photon का energy. Yes. Okay, sir. Sir, and you are told that the 8th sum and 4th sum we will do it later. That yes, no. हाँ. Okay, okay. And sir, एक quantum theory में you can go to that place where you have written quantum theory. I have one question there. हाँ बोलो. Sir, उस दिन मैंने पूछा था आपसे. I again try to analyze. Sir, light is a phenomena around us. No, it is a phenomena. Now we know it shows dual behavior. It is a wave and a particle both. So that is why so we have not given it a new name. So it's just a dual behavior thing. It's not that light is both a wave and a particle. Yeah. Okay. Sir, ऐसा नहीं होता क्या? The particle light has particles which are moving in form of a wave. Is that not possible? नहीं. That is incorrect interpretation. अच्छा, तो just it's a phenomena around us which show dual behavior, but it's not both at the same time, particle and wave. Yeah. Okay, sir. Sir, and ये energy is emitted in form of electromagnetic radiation is quantized. Sir, quantized का meaning आप एक और बार बता सकते हैं? Discrete units. Means it's not continuous, not a random value. मतलब it is a multiple of number of photons. Correct. मतलब energy of a single photon उसका multiple होगा. Correct. And sir, जो आपने वो डायग्राम बनाया था ना, ऑब्जेक्ट है और उसके सामने जो कंटिन्यूस वेव चल रही है, and then there are discrete type of waves which are going on. So you can go to that page 1 second. Discrete types of waves going on. Where you did the quantum theory part. ये वाला. हाँ, ये ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट वाला जो जिस पे टिक मारे, those discrete units of photons, no? Okay, sir. Thank you, sir. Sir. Sir, I have a doubt in the last class notes. One, in the start of the class, we had done a question. हाँ, बताओ कौन सा? ये वाला या फिर ये वाला? कौन सा वाला कर रहा हो? Sir, not in the doubt discussion, the previous lecture. ये था previous lecture का. Sir, that question where the photons of wavelength 1240 Armstrong strike a metal surface. ये वाला. Yes, sir. Sir, can we write the case 1 as 12400 upon 1240 is equal to work function plus 3 KE? Sir, but when I solve with the 3 KE, I get a different answer. तो आपको यहाँ पर देखो, ऊपर वाले को 3 KE और नीचे वाले को K बोलोगे. Yes, sir. Right? चलेगा ना, मतलब उसमें phi का वैल्यू तो सेम आने वाला है, जो K का वैल्यू 2.5 आ जाएगा बस. सर, पर मुझे K का वैल्यू 2.5 आता है फिर. आएगा ही ना. आप जिस K को मैं K बोलकर 7.5 निकाल रहा हूँ, आप उसको 3K सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आंसर 2.5 आएगा. That's okay. Sir, so still my answer will be correct? Yes. Okay, sir. ठीक है. All right, चलो. Thank you guys. Take care. Bye bye.